हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में, प्लस हम उसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि ऑब्वियसली हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं वैसे भी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, बट ठीक है, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक सुंदर सा डायग्राम बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसका स्ट्रक्चर पूरा है, और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम क्यों बोलते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर एक बारी रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमको इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। सो ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है। जो ऑरेंज वाला पार्ट है, देखिए मैंने लेबल भी किया हुआ है। जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो है मैट्रिक्स, और जो आउटर वाला पार्ट है, यानी कि जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस। और ये वाला जो अंदर वाली जो लाइनिंग है ये है इनर मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब देखो, जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जगह बची है उसको हमने बोला स्पेस। और कौन सा स्पेस? तो वो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये है डीएनए। हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी डीएनए प्रेजेंट है। अब यहाँ जो ग्रीन कलर के सर्कल्स बने हुए हैं ये क्या है? ये है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स हैं तो कौन से हैं? 70S हैं या फिर 80S हैं? ये हमेशा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगी क्यों। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ डॉट डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये ब्लैक कलर के डॉट डॉट्स दिख रहे होंगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो ये है F0F1 पार्टिकल। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, या फिर हम इसको पोर्शन भी बोल सकते हैं, F0 पोर्शन या F1 पोर्शन। ठीक है, तो इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कलेक्टिवली इसको बोला जाता है ऑक्सीजोम्स। इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजोम्स। सो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो है मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें यहाँ पे जो डॉट डॉट ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, F1 और F0। ठीक है, तो F0 पोर्शन और F1 पोर्शन दोनों को मिला के, या F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल दोनों को मिला के हम ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ रह गई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में है। तो ये जो फोल्डेड वाला जो पार्ट है ये, इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद में इसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स कौन से वाले? 70S। उसके बाद में ये जो है वो मैट्रिक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये वाली है। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला फंक्शन जो है वो है, इट इज़ द मेन साइट ऑफ द रेस्पायरेशन। ठीक है, यहाँ पर रेस्पायरेशन होता है। अभी मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, आप ध्यान से सुनते जाइए। एनर्जी लाइब्रेटेड इन द प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ से जो ऑब्वियस सी बात है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है अभी हमको पता चलेगा। ATP रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ATP का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सबसे मेन बहुत
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है, दैट इज़ व्हाट, एटीपी सिंथेसिस, यानी एनर्जी बनाने का काम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसा कि लास्ट पॉइंट में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस है ये, इसके फंक्शंस अब हम आ रहे हैं फाइनली, जो कि इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ये है क्रेब्स साइकिल और ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये जो दोनों पूरी प्रोसीजर हैं, एक्चुअल में ये बहुत लंबी प्रोसीजर है, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा काम ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो क्रेब्स साइकिल जो होता है ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन लिया होगा। सो इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जो क्रेब्स साइकिल है, जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पर परफॉर्म होता है। वो अगर आप ये डायग्राम में देखें तो जो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ऑरेंज वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल क्यों परफॉर्म होता है, क्योंकि जितने भी एसेंशियल एंजाइम्स, यानी कि जो एंजाइम्स जिसकी हमको ज़रूरत है वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो यहाँ परफॉर्म होता है। आप देखो इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर परफॉर्म होता है। उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में आगे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम नेक्स्ट डायग्राम से समझेंगे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। तो ये आप देख लो, वही चीज़ है, ये मैंने सिर्फ प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है मैंने, ठीक है। तो ये ऑरेंज वाला पार्ट अगेन मैट्रिक्स है, जो आउटर पिंक कलर की जो लेयर दिख रही है वो है आउटर मेम्ब्रेन। और उसके बाद यहाँ तीन चीज़ें प्रेजेंट है। आप लोग यहाँ नीचे वाले पार्ट में देख लो, ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये इसका बेस है, ये इसका स्टॉक है, ये इसका हेड है, ठीक है, ये इसका हेड है, ठीक है। उसके बाद में इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं, पूरा इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, ठीक है। उसके बाद में जो ग्रीन वाली लेयर है वो है इनर मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये जो एक मैंने बताया था कुछ फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था क्रिस्टे। अब इसी के ऊपर कुछ प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स हैं ये, इन्हीं को हम F1 और F0 पार्टिकल्स बोलते हैं। इनके 3 पार्ट्स हैं, बेस, स्टॉक और हेड, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। तो ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम जो मैंने बनाया है, काफ़ी बड़ी सी सेल मैंने आप ये जो पूरा ऐसे करके मैंने बनाया, ये एक बड़ी सी सेल बनाई है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि एग्जैक्टली फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में ATP बनाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसा कि आप इधर साइड में देख रहे हैं ये सेल है, ठीक है, ये मैंने बताया अभी एक सेल है, ये वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म, और ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा एक्सपांड फॉर्म में बनाया है ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सो जैसे कि हमको पता है कि हमारे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जैसे मैंने बोला एक पाथवे है, जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये जो है ग्लूकोज, ये बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरती है। तो आखिरी में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लूकोज टूटता है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट में टूटता है। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है, सॉरी 2 पार्ट्स में नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जिसका नाम है पायरूवेट, जो कि 3 कार्बन का होता है। अब इसमें से एक ATP जो है, इसमें से एक ATP नहीं, एक
ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से हमको 30 एटीपी मिलती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अभी हमको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस पे फोकस करना है। सो देख सकते हैं आप, ये जो पायरुवेट है ये कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर पायरुवेट CO2 प्लस ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ से दो कंपाउंड्स और निकलेंगे जो है NADH एंड FADH। टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा काम ये है कि हमें ये याद रहे कि हमने कौन से फंक्शंस पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद तो हम डिटेल में घुसेंगे उसके, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो पायरुवेट से CO2 और ATP बना, ये प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, इस पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि जैसे कि मैट्रिक्स था, यहाँ पे वाले डायग्राम में हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर उसके एसेंशियल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे उसके एसेंशियल एंजाइम प्रेजेंट है। और एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनर जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे सीरीज ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सीरीज ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पर परफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे कि ATP का सिंथेसिस होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये सारे F1 और F0 पार्टिकल्स थे, ये वाला मेम्ब्रेनस स्पेस था, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। ये था मैट्रिक्स, ये था इसके पार्ट्स, और ये वाला था आउटर मेम्ब्रेन। सो आई होप आपको फंक्शंस एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में दो फंक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमको एकदम अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला है क्रेब्स साइकिल, जो मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है NAD और यहाँ पे लिखा है FADH, तो NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। घबराना नहीं है, इसका हम पढ़ेंगे, बस अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इससे हमको 3 ATP मिलती है, इससे हमको 2 ATP मिलती है। उसके बाद हमारा जो सीरीज ऑफ एंजाइम्स है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ATP का सिंथेसिस। यहाँ पर कौन सी चेन चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जाता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किस जगह पर होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो वही काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए काम आती है, हमारी सेल के द्वारा यूज़ की जाती है। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल वाला पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पे आ जाऊं एक बार, जो मैंने अभी छोड़ दिया था। देखिए, यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, जो कहाँ होती है, इनर, बोलो बोलो बोलो, इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। तो इनर मेम्ब्रेन में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, ये देखिए यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारी इनर मेम्ब्रेन में। ये जो ग्रीन वाली है ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो ऑरेंज पार्ट है ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर F1 और F0 पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हमने टुगेदर बोला ऑक्सीजोम, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि ऑक्सीजोम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसका जो शेप था, पहला बेस, उसका स्टॉक और हेड, ठीक है। तो हेड जो रहता है, उसका जो हेड वाला पोर्शन रहता है, उसके पास एक एंजाइम होता है। जो एंजाइम का नाम क्या होता है, ATP सिंथेज, उसका नाम होता है ATP सिंथेज, जो कि इसको अभी सिर्फ आपको लर्न करना है, याद करके दिमाग में बैठा के रखना है कि ये चीज़ें इसमें कंडक्ट होती हैं। उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
उसके बाद ये जो एटीपी सिंथेज है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काम पार्ट लेता है और ये एनर्जी को रिलीज करता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर हेड है जिसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हो रही है, उसके बाद में इनर मेम्ब्रेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ एसेंशियल एंजाइम प्रेजेंट है। और वैसे ही हमारा जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। वैसे ही यहाँ जो हेड प्रेजेंट है ऑक्सीजोम का, उसके पास में भी एक एंजाइम प्रेजेंट है जो है एटीपी सिंथेज। अब एटीपी सिंथेज क्या करवाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये पार्ट लेता है, ये करवाता है और ऑल्सो रिलीज द एटीपी, ये एटीपी को रिलीज करता है। यहाँ पर मैंने वही सेम चीज लिखी हुई है कि F1 और F0 को टुगेदर हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के शेप, साइज और नंबर की, तो ये तो काफ़ी इजी पार्ट है, आपको दिख ही जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो सॉसेज शेप्ड का होता है। और उसका जो साइज होता है यानी उसका जो डायामीटर है वो 0.2 से 1.0 म्यूएम है, और जो लेंथ है वो है 1.0 टू 1.4 म्यूएम, ठीक है। ये इसकी लेंथ है। इसके बाद में नंबर, अब नंबर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो हमें याद रहेंगी, लेकिन नंबर ऐसा है कि जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द सेल, वो वेरी करता है अलग अलग चीज़ों में। कुछ पर्टिकुलर सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, कुछ पर्टिकुलर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो कम होगा। जितना ज़्यादा काम कर रही है सेल उसके ऊपर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल। ये चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रहती है कि जितने ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें काम कर रही हैं उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उस पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब हम इसके डिटेल्स की तरफ आते हैं। तो डिटेल्स में हम क्या देख रहे हैं, इसमें मैंने लिखा है mitochondria is not fully dependent on the cell, that is why it is called semi autonomous cell organelle। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। जो सेमी ऑटोनॉमस है, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि वो डिपेंडेंट नहीं है पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि भैया हम पूरी तरीके से सेल पे डिपेंडेंट है, हमको सेल ही सब कुछ करके देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्लाइटली यानी बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो सेल पे डिपेंडेंट है, ये जबकि सेल को बहुत सारी चीज़ें यानी कि एटीपी बना कर देती है, तो काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है ये। तो ऑन दैट बेसिस अगर हम देखें तो सेमी ऑटोनॉमस हमने इसको कहा, तो आपको समझ गया होगा सेमी ऑटोनॉमस का मतलब यानी स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन द सेल। ये डिपेंडेंट होती है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये क्या है, अब इसमें हमने देखा सेमी ऑटोनॉमस में दो चीज़ें आती है। ये इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम प्लास्टिड्स के ही बारे में पढ़ेंगे, तो अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, अभी माइटोकॉन्ड्रिया पे फोकस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस बोला, वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। अब इसका जो एक कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना है। जो अनादर नेम है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, मैं हर चीज़ एक एक जगह से कलेक्ट करके आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें परफेक्टली नोन हो, पता हो, ठीक है। अनादर नेम जो है इसका वो है कॉन्ड्रियोसोम एंड कॉन्ड्रियोप्लास्ट। इसका जो एक और नेम है वो दो है, कौन कौन से, कॉन्ड्रियोसोम एंड कॉन्ड्रियोप्लास्ट। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कॉलिकर ने की थी 1880 में। कहाँ की थी, किस में की थी, इन द स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ द इंसेक्ट।
इंसेक्ट के जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं उसमें इसकी डिस्कवरी हुई थी, कॉली करने की थी, ठीक है। उसके बाद जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं, ये वर्ड दिया किसने, ये वर्ड दिया बेंडा ने, ये वर्ड दिया बेंडा ने, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है सेल के ऊपर, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है उसके पास उसका खुद का डीएनए है, उसके पास राइबोसोम्स हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसके दो नाम है, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, एंड डिस्कवरी किसने दिया, कॉलिकर ने दिया, इन द स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ द इंसेक्ट, उसको नाम किसने दिया, बेंडा ने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है नंबर ऑफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्टिविटी या हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस मीन्स कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगी मैं आपको डिटेल में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मैंने बोला क्रेब्स साइकिल, और दूसरा मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बॉडी में होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट में आपकी जो सेल है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, इसका मतलब आपकी सेल के अंदर। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसे आपकी जो स्पर्म सेल है, आपकी जो स्पर्म सेल है, मैंने बताया था कि इसके जो नंबर्स हैं, इसके जो नंबर्स हैं वो वेरी करते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं है कि हर पर्टिकुलर सेल में 4 ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सेल जितना ज़्यादा काम करेगी उसको उतने माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। तो जैसे आप स्पर्म सेल की बात करेंगे तो उसमें 25 होते हैं, अगर आप लिवर सेल की बात करेंगे तो उसमें 500 से 1500 होते हैं, और किडनी में 400 to 500 होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, इसको मैं एक और बार बता रही हूँ, नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे कि जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हमको एनर्जी लगेगी, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके लिए हमें ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए उसके लिए हमको ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो इसीलिए नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये स्पर्म सेल में इसके नंबर वेरी करते हैं, स्पर्म सेल में 25, लिवर सेल में 500 to 1500, ठीक है। उसके बाद में किडनी में 400 to 500 तक होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है, मतलब बोलना चाहिए वो सबको जाने देती है, अलाउ करती है, परमिएबल होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वो, ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तब उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया था सारी चीज़ें कि कैसे पास आउट होने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सी चीज़ों को पास आउट होने देती है। तो वो लेक्चर जाके आप लगाइए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में आप ध्यान से सुने, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, यानी वहाँ सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, एटीपी का, एनर्जी का। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से परमिएबल है, वो सबको जाने देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो फोल्डेड है, जो फोल्डेड वर्ड लिखा हुआ है, यानी जो इनर मेम्ब्रेन को हमने बोला था ना, देखो ये डायग्राम से क्लियर करो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमने फोल्डेड स्ट्रक्चर जो था, ये ऐसे निकले हुए पार्ट थे, इसको हमने क्रिस्टे बोला था,
ठीक है ना। तो ये फोल्डेड है, तो ये इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि वो फोल्डेड रहती है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि 70% एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। ठीक है, अब एक जो मैं बोल रही थी कि सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे एक थ्योरी मैं बता रही हूँ, थ्योरीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि हमारे पास जो सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल। तो इसको तो मैं बढ़िया एक बहुत अच्छे से एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी आपको। तो समझ लो ये एक लेट मी टेक अ पेंसिल। ओके नाउ, सो मैंने इसको नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया आशु। ओके, तो ये जो सेल है इसका नाम है आशु, और ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और इसका नाम जो है उसका नाम है रितिका। ठीक है, ठीक है, इसका नाम है रितिका। अब आप ध्यान से सुनना, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ठीक है, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी में हमने ये जाना कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया पहले कैसी थी, फिर वो सेल के अंदर कैसे आई, क्या उसके पीछे की थ्योरी है, उसको हम सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, जो जिसको हमने अभी नाम दे दिया रितिका। ठीक है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, रितिका। ठीक है, ये पहले क्या थी माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक प्रोकैरियोट थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल हैं वो किस तरीके से हमारे सेल के अंदर आए, किस तरीके से फंक्शन करना उन्होंने स्टार्ट किया। सो ये सारी चीज़ें भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो थी ये पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, तभी तो इसके अंदर आप देखोगे, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपने नोटिस किया ये जो डीएनए है ये ऐसे ही है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट थोड़ी है, कोई बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इज व्हाट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अगर लैक है, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर डीएनए एक ऐसी खुले फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी सेल हुई, ये हुई प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये फ्री लिविंग थी। ठीक है, ये फ्री लिविंग थी। तो जो आशु है, आशु बड़ी एक जो इंसान है समझ लो, अभी ये जो सेल है इसको इंसान समझ लो, ये बड़ी मतलब बोलना चाहिए स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो इसको ऐसा है कि इसको काफ़ी सारे काम करने रहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है यूकैरियोटिक है तो काफ़ी सारे काम तो करने पड़ते ही हैं। तो उसको ऐसा है कि उसको ऐसा था कि कोई मेरे को एनर्जी बना के दे, कोई मेरे को बढ़िया एटीपी बना के दे। तो उसने देखी इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसी फ्री एनवायरनमेंट में बढ़िया घूम रही थी ये रितिका, उसको जाके बोली तू मेरे अंदर आ जा, अपन लोग बहुत सारे काम करेंगे मिलके। उसने बोली उसको ऐसा। तो रितिका ने भी बोली कि ठीक है, मैं अकेले तो घूमती रहती हूँ, चलो कोई पार्टनर मिल जाएगा, कोई फ्रेंड मिल जाएगा, उसके साथ मिलके काम करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल ने, यानी जो आशु है, उसने उसको अपने अंदर ले लिया। एनग्लफ मतलब अंदर ले लिया। देखो यहाँ पे उसने अंदर ले लिया अपने, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एनग्लफ हो गई, अंदर चली गई। अब वो क्या करने लगी, वो एटीपी बना के देने लगी, किसको, सेल को। बहुत सारे काम होते हैं सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल। तो यही था, बस सिंपली यही था कि हम इसीलिए बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही प्रोकैरियोट थी, तो इसके पास खुद का डीएनए था, तो ये काफ़ी काम तो खुद ही से कर लेती है, तो इसीलिए स्लाइटली डिपेंडेंट होती है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होती है सेल के ऊपर। ठीक है, तो अब समझ में आया, एक इंसान था, एक लड़की थी आशु, और एक दूसरी लड़की थी रितिका। जो आशु थी वो बड़ी स्मार्ट थी, उसने बोला रितिका को कि तू मेरे पास आ जा, अपन मिलके काम करते हैं यार। तो फिर उसके बाद वो उसके अंदर चली गई,
उसने उसको एनग्लव कर लिया, यानी खा लिया उसको, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, खाया भी। तो उसने सोचा ठीक है मैं तेरे अंदर आ जाऊंगी तो मेरे को भी साथी तू मिल जाएगी और उसके बाद अपन मिलके काम करेंगे। तो वो बढ़िया एटीपी बनाने लगी। उसके बाद में ये चीज हुई कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो एक्चुअल में पहले क्या था, प्रोकैरियोट था, फ्री लिविंग था। ठीक है, और यही है क्या, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने स्ट्रक्चर देखा माइटोकॉन्ड्रिया का, हमने ये जाना उसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन सी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसा कि ये वाले डायग्राम में मैंने आपको समझाया। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ये जो F1 और F0 पार्टिकल है ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। अब इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एटीपी का सिंथेसिस होता है। अभी हम अगर वो प्रोसेस में घुस जाएंगे, क्रेब्स साइकिल में घुस जाऊंगी मैं, या मैं ग्लाइकोलाइसिस में घुस जाऊंगी, तो वो पूरी पाथवे है, बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं, तो वो उसमें बहुत, उसके लिए अलग लेक्चर्स लगेंगे। अभी हम सिर्फ सेल ऑर्गेनल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको ये वाले डायग्राम का के बारे में बताया, जितने भी डायग्राम्स मैंने आप लोगों को दिखाए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और इसके बाद में ये है हमारी, ये सेल है, बड़ी सी सेल बनाई मैंने, आपको बताया यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसके बाद में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है। और जो मेन चीज़ थी वो थी ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन में, यहाँ पर, और यहीं पर इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, F1 और F0 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं। कलेक्टिवली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेस, स्टॉक और हेड। ठीक है, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया। इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इसको हम सेमी ऑटोनॉमस, सॉरी, इसको हम सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, तो अभी मैंने बताया क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, उसके पास उसका खुद का डीएनए था, वो वैसे ही अपने काम खुद बहुत कर लेती है, बहुत थोड़ा बहुत अपना डिपेंडेंट रहती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक फैमिली है बोलना चाहिए, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब फैमिली मतलब, फैमिली को आप समझ लो एक घर है, एक घर को आप समझ लो सेल। ठीक है, घर को आप समझ लो सेल। मैं जैसे यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाती हूँ, इससे आपको थोड़ा और इजीली क्लियर हो जाएगा। ये एक घर है, ठीक है, तो इसको अपन ने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया सेल समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हो क्या रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हैं। ठीक है, तो लोग हैं, तो उन्हीं में से एक कौन सा है, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो घर के काफी सारे काम कर लेता है, काफी सारे काम कर लेता है, लेकिन उसको कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए, कुछ चीजों के लिए सेल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उसको बाहर, वो क्या होता है, उसको ऐसा है कि उसका जो दूसरा दोस्त है वो बाहर के काम उसको करके दे देता है, बाहर से उसको सामान ला के दे देता है, तो कहीं ना कहीं स्लाइटली वो जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर, सेल के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने काम बहुत सारे खुद कर लेता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेता है वो। ठीक है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लेकिन जो बाहर से सामान अमान कुछ चाहिए वो सारी चीजें उसको सेल प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए वो सेमी ऑटोनॉमस है, सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने ये चीज देख लिया। उसके बाद में हमने ये जाना कि इसके दो नाम होते हैं, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट। इसकी डिस्कवरी कॉलिकर ने की थी, कॉलिकर ने की थी 1880 में इन द, कहाँ पर, इन द स्ट्रिएटेड मसल्स, किसकी, इंसेक्ट की। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया, बेंडा ने। अभी ये मैंने बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के, क्या, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जितने ज़्यादा होंगे
उतना प्रॉफिट होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारे लिए। सो स्पर्म सेल में जो होते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो 25 होते हैं, लिवर में 500 to 1500 होते हैं और किडनी में 400 से 500 होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो है परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। उसके बाद हमने एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी देखी जो कि एक सेकेंड ये थी कि ये जो एक सेल थी इसने इसको एंगल्फ कर लिया, ये पहले प्रोकैरियोट थी और फिर उसके बाद में ये इसको एटीपी बनाकर देने लगी। ओके, सो गाइस आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। ये पर्टिकुलर पूरे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और इसको रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद हम प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स के बाद में बहुत जल्दी हमारा सेल ऑर्गेनल वाला पार्ट खत्म होने वाला है और हम एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप लोग सोचोगे कि इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट एनिमल फिजियोलॉजी, मतलब उसमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, उसमें तो बोलना चाहिए आपका ब्रेन का पार्ट आ जाता है, पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। सो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानबूझ के कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ ताकि आपको मज़ा आए, क्योंकि अगर मैं बेसिक में चलती रहूँगी ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बोरिंग वाला जा रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पढ़ाऊँगी तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसमें भी मैं सारी चीज़ें बेस से लेकर आखिरी तक बताऊंगी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ हमको नहीं आती है। तो इसीलिए वो वाला पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक बेसिक पार्ट पे आएंगे, फिर हम एक कॉम्प्लेक्स पार्ट पे आएंगे। तो ऐसे करते करते हमारी चेन चलती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। I hope you like the lecture. Please do share this video with your friends. It's very beneficial and please do subscribe the channel. Thank you.